हेलो नमस्कार साथियों। हम लोग इकोनॉमिक्स का जो तने चैप्टर देख रहे थे, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस ये होता है कि जो बड़े स्तर पे होते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं। जो छोटे छोटे, एक मान लीजिए कि एक होल कंपनी का अगर हम लोग बात करेंगे वो मैक्रो में लेंगे, और उनके छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेते हैं। तो नेशनल इनकम जो होता है होल ऑफ द, आप मान लीजिए तो एक कंपनी है, तो उसकी बात करेंगे तो ये हम किस में लेते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेते हैं। ठीक है। नेशनल इकोनॉमिक, नेशनल इनकम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनएनपी, एफसी। मैं पिछले क्लास में दो चीज बता चुका हूँ। एक एमपी के बारे में, एमपी होता है मार्केट प्राइस। क्या होता है, मार्केट प्राइस। दूसरा होता है एफसी, जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट होता है। ठीक है। एक हम लोग कहते हैं कि पहले तो हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिकल जोन जो एक कंट्री का होता है वो कहाँ तक होता है। तो इकोनॉमिकल जोन में हम लोग पिछले बार बात किए थे। तो एक हम लोग जो जियोग्राफिकल बाउंड्री यानी पॉलिटिकल जो बाउंड्री होता है एक किसी भी कंट्री का, एक इकोनॉमिकल बाउंड्रीज उसमें होते, यानी कि एक ज्योग्राफिकल यानी पॉलिटिकल बाउंड्री, जो अगर मान लीजिए इंडिया का, तो इंडिया के जितना भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वो है, प्लस किसी दूसरे स्थान पे यानी कि दूसरे कंट्री पे जो है, अगर कोई एम्बेसी है वो भी इंडियन इकोनॉमिकल जोन में आता है। थर्ड, अगर हम लोग कहते हैं किसी देश में यहाँ के इंडियंस का कोई शिप चलता है या एरोप्लेन चलता है तो वो भी इंडियन इकोनॉमिकल जोन में आता है। मेरीन में जो है कोई अगर शिप है मछली पकड़ने के लिए, तेल लाने के लिए, या जो भी होता है वो भी क्या होता है, इंडियन जो इकोनॉमिकल जोन है उसमें आता है। एक होता है जो मेरीन, मेरीन में होता है ईईजेड, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन जो होता है वो कितना तक होता है, 200 नॉटिकल मील तक होता है। 200 नॉटिकल माइल तक होता है। 1 नॉटिकल माइल जो हम लोग कहते हैं, 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है 1.582 किलोमीटर। कितना होता है, 1.582 किलोमीटर, है ना। तो ये 200 नॉटिकल माइल तक होता है कि कोई अगर देश है वो अपना क्या है, यहाँ तक क्या कर सकता है, कोई भी खनन हो, खनन कर सकता है, माइनिंग जिसको कहते हैं, तेल निकाल सकता है, रिसोर्सेज निकाल सकता है, तो ये सारे काम यहाँ तक ये कर सकता है। मैंने कल बताया था कि अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। हम लोग एक क्या होते हैं, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट। एक कुछ की फैक्टर्स हम लोग जान लेते हैं कि इसमें मैंने कल एग्जांपल देके भी बताया था कि एक होता है प्राइमरी सेक्टर। सेक्टर की बात करेंगे तो एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर की बात करेंगे, इंडस्ट्री की बात करेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर, है ना। और सेकेंडरी के बाद वो एक होता है टर्सरी सेक्टर, है ना, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर हम लोग जानते हैं कि किसका जो होता है ना, क्या करेंगे, रिसोर्सेस, जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसी से प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था कल
कि अगर हम लोग गेहूं का उत्पादन करते हैं यानी वीट का अगर प्रोडक्शन करते हैं तो क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। वीट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग करके उसको ब्रेड बनाते हैं, तो ये सेकेंडरी में आता है। और वीट का हम लोग जब बना दिए हैं ब्रेड, ब्रेड का अगर हम लोग सेलिंग करते हैं तो वो टर्सरी सेक्टर में आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर होता है। प्रोडक्शन जो हम लोग कहते हैं कि अगर बात करें प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल प्रोडक्शन होता है। दूसरा सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, और टर्सरी हम लोग जिसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो यानी प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो, टोटल। और यहाँ पे हम लोगों ने जितनी भी बात करी थी इकोनॉमिकल जोन का, वो इकोनॉमी जितने भी हैं, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, ये तीनों का अगर हम लोग जोड़ के बात करेंगे तो वो क्या कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या कहलाता है, तो जब हम लोग कहते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम लोग याद करेंगे कि ये क्या होता है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने इसके बारे में बात किया था कि ये जो होते हैं, जैसे कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स माइनस एम से। मान लीजिए कि हम लोग कमा के लाए हैं अमेरिका से, कितना मान लीजिए कि 100, 100 करोड़ डॉलर, है ना, 100 करोड़ मान लीजिए, 100 करोड़। और इसमें से अगर हम लोग कहते हैं कि नेपाल के या अन्य देश के जो इंडियंस इंडिया में काम करते हैं, मान लीजिए कि वो 80 करोड़ डॉलर जो है, 80 करोड़, 80 करोड़ मान लीजिए, डॉलर आप पहले ही मान लीजिए। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 करोड़। कितना हो जाएगा, 20 करोड़। तो ये नेशनल नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होता है वो कितना हो गया, 20 करोड़ होते हैं। तो जब हम लोग कहते हैं कि जीडीपी में अगर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाता है, यानी कि ये जब जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाता है, जीएनपी कहलाता है। क्या कहलाता है, जीएनपी, है ना। ये हम लोग क्या कहते हैं, ये जीडीपी, यानी ये हो गया जीडीपी, जीडीपी ये हो गया। और जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर देंगे तो ये क्या कहलाता है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है, जीएनपी, है ना। यहाँ से यानी कि ये और ये मिला के क्या बन गया, कि ये जीएनपी कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि मार्केट प्राइस क्या होता है, और मार्केट प्राइस के साथ एमपी मार्केट प्राइस, है ना, मार्केट प्राइस। और दूसरा होता है एफसी, जिसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट उसे कहते हैं जैसे कि कोई भी वस्तु, अगर मान लीजिए कोई भी गुड्स है, उस गुड्स का अगर हम लोग कहते हैं कि प्रोडक्शन में जितना भी इन्वेस्टमेंट लगा है उसको क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाता है फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अगर फैक्टर कॉस्ट में हम लोग कहते हैं कि फैक्टर कॉस्ट जैसे ही अब वो हो गया, तो फैक्टर कॉस्ट में हम लोग मान लीजिए कि आपको पूछेगा कि नेट, नेट मतलब होता है शुद्ध रूप से, है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या कहलाता है, क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है क्या होता है, जो ग्रॉस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कीजिए, डेप्रीसिएशन माइनस कर दीजिए। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रीसिएशन को अगर माइनस कीजिएगा तो वो क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेप्रीसिएशन क्या होता है, मैंने एग्जांपल देके भी पहले बताया था कि अगर मान लीजिए कि कोई 100 रुपए का वस्तु है, 100 रुपए का, है ना, 10 साल उसका मतलब उसकी लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स है ना। तो 10 ईयर्स है तो ईच ईयर्स वो डेप्रिसिएट कितना करेगा, 10 करोड़। तो 10 करोड़ किया तो मतलब अगर हम लोग कहते हैं ग्रॉस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर वो 100 करोड़ का है ना, 100 करोड़ का है, तो उसमें से 10 करोड़ जो है वो हर एक साल जो होते हैं ना, कोई भी वस्तु का मशीन डिप्रिसिएट करता है। आप मान लीजिए स्कूल का बेंच हो गया, पंख फैन हो गया, या कुछ भी हो गया, तो वो डिप्रिसिएट करता है। डिप्रिसिएट क्यों,
कैसे हम लोग इसको करते हैं, मान लीजिए कि 100 रुपए का कोई वस्तु है, 10 साल उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, 1 ईयर वो क्या करेगा, 10 रुपया डिप्रिसिएट करेगा। तो यानी कि उसका क्या हो गया कि वो 90 करोड़ ही हम लोग क्या कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप क्या करते हैं, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से आप डिप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, है ना। इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि नेट नेशनल इनकम, अगर हम लोग बात करेंगे नेट नेशनल नेशनल इनकम की बात करेंगे, तो कैसे हो जाएगा, ग्रॉस ग्रॉस नेशनल नेशनल प्रोडक्ट, और माइनस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन कर देंगे, है ना। तो ये भी क्या कहलाता है, जैसे डेप्रिसिएशन को अगर माइनस कर देंगे तो ये क्या होता है, नेट नेशनल इनकम कहलाता है। क्या कहलाता है, नेट नेशनल इनकम कहलाता है ना। अब हम लोग कहते हैं कि जीडीपी, अभी मैंने बताया था जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट पे निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं कि जीडीपी अगर मार्केट प्राइस पे निकल जाता है, ये इजिली निकल जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे क्या करेंगे, तीनों जो सेक्टर है, यानी प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, इन सब सेक्टरों का टोटल वैल्यूज, जो कहते हैं लास्ट जो होता है गुड्स और सर्विसेज की जो होता है कीमत जो होती है, वो जीडीपी मार्केट प्राइस पे आ जाती है ना। तो उसमें से क्या करते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स, अभी मैं बताएंगे कि ये क्यों करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं, और ये सब्सिडी को प्लस कर देते हैं, सब्सिडी को प्लस किया जाता है। कैसे क्यों किया जाता है, देखिए आपके पास जो जीडीपी एमपी आया है, यानी मार्केट प्राइस पे जो आया है, गवर्नमेंट क्या करता है, जो आपका फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन में आप जो जितना भी पैसे लगाए हैं उस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो क्या करता है वो टैक्स मतलब इम्पोज करता है। तो अब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जो टैक्सेस लगाए गए गवर्नमेंट के द्वारा है, तो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाया उसको अगर माइनस कर देंगे, मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद क्या करता है, गवर्नमेंट आपको कुछ सब्सिडी देता है। कल उसके पिछले क्लास में मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताया था कि अगर मान लीजिए कि 500 रुपये का कोई गैस सिलेंडर है, ये बहुत सा मतलब पिछले गवर्नमेंट में हम लोग भली भांति जानते हैं कि जो हमारा सिलेंडर का कॉस्ट था वो कितना 450 के अप्रोक्स था। ठीक है, मान लीजिए कोई 500 का सिलेंडर है, आप मतलब या देश की जनता जो है इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो नहीं कर पाता है तो गवर्नमेंट उस पर क्या करता है, सब्सिडी दे देता है। तो आपको कहता है गवर्नमेंट कि मैं 250 रुपीज आपको सब्सिडी दूंगा, ठीक है, और 250 आपको देना पड़ेगा। जो कंपनी है वो कंपनी कितने में बेचा है, 500 में बेचा है, 500 में बेचा है ना। आप तो बोलिए कि अरे हमें तो 250 रुपया में ही गैस मिल रहा था, नहीं, आपको मिल रहा था 500 में, बट गवर्नमेंट क्या कर रहा था उस पे, आप बोलिएगा इसमें कि आपको मिल रहा है 250 रुपया में, ठीक है, तो आपको मिल रहा है 250 रुपया में, ठीक बात है, लेकिन कंपनी को कितना जा रहा है, 500 रुपीज जा रहा है, क्योंकि 250 रुपया जो है वो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, आपको सब्सिडी के रूप में दिया है। तो फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो सब्सिडी को जोड़ेंगे तभी तो आएगा, सब्सिडी को ऐड करेंगे, सब्सिडी को जैसे ही ऐड करेंगे फैक्टर कॉस्ट में आएगा। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स हो गया एक्सटर्नल चीज हो गया, लेकिन जो सब्सिडी है वो इंटरनल चीज होता है। तो जो भी हम लोग कहते हैं कि जब भी हम लोग फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी है उसको माइनस कर देंगे, और सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने दिया है उसको हम लोग प्लस कर देंगे। तो जीडीपी यानी कि जो मार्केट प्राइस पे आया है उसको इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करके सब्सिडी को प्लस कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो गया कि आपको जीडीपी आ गया फैक्टर कॉस्ट पे, किस पे आ गया, फैक्टर कॉस्ट पे होता है। यही इसी टाइप में बताया था मैं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो भी नेट कैसे निकालते हैं, है ना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, समझना पड़ेगा आपको कि मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना।
तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, टोटल जो इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, उसमें से आप सब्सिडी को क्या करिएगा, माइनस कीजिएगा, है ना। तो सब्सिडी को माइनस कर दीजिएगा तो टोटल गवर्नमेंट के पास कितना गया, तो गवर्नमेंट के पास वही गया जो इनडायरेक्ट टैक्स आपसे गवर्नमेंट ने लिया था, लेकिन आपको रिटर्न भी कर दिया, है ना, किसके रूप में, सब्सिडी के रूप में कर दिया। तो टोटल इनडायरेक्ट टैक्स कितना गया, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे एग्जांपल देके मैं बताऊं, तो इनडायरेक्ट टैक्स के रूप अभी मैंने यहाँ बताया था कि 250 रुपया आपको सब्सिडी के रूप में मिला, 250 रुपया आपने दिया, है ना। मान लीजिए गवर्नमेंट ने इस पे 200 रुपये का इनडायरेक्ट टैक्स लगाया था, इनडायरेक्ट टैक्स लगाया था। तो अगर 200 रुपये के इनडायरेक्ट टैक्स लगाया था, तो आपको, नहीं 200 रुपये, यहाँ पे क्या होगा, 250 रुपया सब्सिडी दे दिया, तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स। मान लीजिए कि ज्यादा होता है टैक्स क्योंकि सब्सिडी कम देता है, तो 300 मान लीजिए, 300 अगर मान लीजिए कि आपने दिया इनडायरेक्ट टैक्स, 250 रुपया आपको गवर्नमेंट ने दे दिया सब्सिडी के रूप में, तो आपने टैक्स इनडायरेक्ट टोटली दिया कितना, 50 रुपीज ओनली, है ना। जो आप टैक्स के रूप में पैसे दिए हैं, सब्सिडी के रूप में आपको गवर्नमेंट ने रिटर्न कर दिया है, तो नेट जो आप कितना टैक्स दिए हैं, तो जो टैक्स दिए हैं उसमें से अगर सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया कि एनएनपीएफसी यानी कि नेट जो नेशनल प्रोडक्ट होता है वो फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या कहते हैं कि अगर जीडीपी जो है, जीडीपी मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दीजिएगा, तो डेप्रिसिएशन अगर हम लोग कहते हैं कि माइनस कर देंगे, है ना, तो डेप्रिसिएशन जैसे ही माइनस करेंगे तो ये क्या कहलाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हुआ वो आ जाएगा, उसमें से हम लोग करेंगे कि नेट जो है इनडायरेक्ट टैक्स जो हम लोग कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स जैसे ही क्या होगा, माइनस होगा, तो ये क्या बन जाएगा, अब किस पे आ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स मैंने बताया था कि ये किस में चेंज हो रहा है, फैक्टर कॉस्ट में चेंज हो रहा है ना। तो फैक्टर कॉस्ट अब प्लस जो है नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, है ना, एब्रॉड है, यानी कि जो विदेशों से इनकम है ये एक्स माइनस एम से रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स हो गया जो हमारे, जो अपने देश के नागरिक हैं वो जाके विदेशों से जो पैसे भेजते हैं, और एम हो गया रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे जो यहाँ पे आके काम करते हैं और यहाँ से डॉलर लेके जाते हैं। तो दोनों का माइनस अगर पॉजिटिव है तो जो नेट इनकम है फ्रॉम एब्रॉड वो पॉजिटिव होगा, और अगर निगेटिव है तो ये निगेटिव होगा, ठीक है। हम लोग इसके बाद एक चीज पढ़े थे कि नेट जो है ना, इन नेट जो इनकम हम लोग कहते हैं, नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं, इनके 3 विधियां, एक प्रोडक्शन मेथड है, एक इनकम मेथड है और एक एक्सपेंडिचर मेथड है। तो हम लोग जानते हैं प्रोडक्शन मेथड में यानी कि टोटल जो वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन में जितनी खर्चे होते हैं उसको टोटल अगर कुल योग निकाल दें तो ये क्या कहलाता है, कौन से विधि कहलाता है, उत्पादन यानी प्रोडक्शन विधि कहलाते हैं। इनकम, टोटल इनकम का हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इनकम वाले में होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी ऐड किया जाता है, किराया या रॉयल्टी भी ऐड किया जाता है, ब्याज और प्लस लाभ भी ऐड किया जाता है। तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आ जाता है, इसको कहते हैं, और ये आई विधि है यानी इनकम जो मेथड है वो कहते हैं। एक हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल क्या होता है, इनकम होता है, नहीं पर्सनल इनकम, है ना, पर्सनल इनकम क्या होता है ना। ये बहुत अच्छी चीज है, क्यों, क्योंकि जो इनकम हमारे पास आता है वो टोटल इनकम जो होता है वो हम खर्च करने के, मतलब खर्च नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते को, तो मैं बताया था कि आपके पास जो टोटल इनकम आता है उसमें से आप क्या करते हैं, पहले तो टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं,
टैक्स देने के बाद आप क्या करते हैं कि आपके ऊपर में जितना भी रिसिप्ट्स रिसिप्ट्स मान लीजिए कि आपको गाड़ी कहीं चला रहे हैं, तो आपको क्या करे किया जाता है, गाड़ी पर क्या किया जाता है, कोई फाइन लगाया जाता है। तो यानी कि वो जितने भी चीज है उसको भी क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट जो रिसिप्ट्स है उसको भी माइनस करना पड़ेगा। और दूसरा जो होता है, हम लोग कहते हैं कि जो टैक्सेस है उसको भी माइनस कर देंगे। तो पर्सनल इनकम में से जब आप इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो भी अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि पर्सनल इनकम हो गया, है ना, क्या हो गया, लिख ही देता हूँ, पर्सनल इनकम हो गया। पर्सनल इनकम माइनस जो हम लोग कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स है, जो डायरेक्ट क्या है टैक्स है, ये माइनस होते हैं। अभी मैं बताया कि हम क्योंकि ये गवर्नमेंट को दे देते हैं, है ना। माइनस जो होते हैं ना, जो मिसलेनियस होता है, मिसलेनियस रिसिप्ट मैं बताया, मिसलेनियस रिसिप्ट्स जो हम लोग क्या होता है कि डिस्पोजेबल मतलब जो खर्चा योग्य हमारे पास पैसे है। कितने पैसे है, पर्सनल इनकम जो मान लीजिए आप 50,000 रुपया कमा के लाए हैं, उसमें से 5,000 आप टैक्स दे दिए हैं, और उसमें से भी आपको लगभग 5,000 रुपया जो है ना वो रिसिप्ट के रूप में ले लिया है। कभी गाड़ी आपका पकड़ा गया, कभी आपको मतलब कुछ भी रिसिप्ट मतलब फाइन लग गया या कुछ भी हो गया, तो 10,000 रुपया तो ये माइनस ही हो जाएगा। तो 50,000 में से 10,000 अगर माइनस हो गया तो 40,000 रुपया आपके पास डिस्पोजेबल यानी कि पर्सनल इनकम है ना। उसी तरह से जो थे ना राष्ट्र के लिए, ये तो हमारा पर्सनल था। अब राष्ट्र के लिए क्या होता है कि जो राष्ट्रीय आय होते हैं, राष्ट्रीय हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं, अभी मैंने निकाल के दिखाया था। राष्ट्रीय आय ये कहलाता है, एनएनपीएफसी कहलाता है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं, है ना। प्लस विदेशों से जो पैसे आते हैं उसको भी हम लोग खर्च कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जो प्रत्यक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं, जो हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वो भी गवर्नमेंट क्या करता है कि खर्चे करते हैं। और साथ में जो गवर्नमेंट जो होते हैं ना दूसरे देशों से या तो ऋण के रूप में लेते हैं या फिर इंटरेस्ट के रूप में लेते हैं, वो सारे इनकम जो होते हैं वो क्या कहते हैं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाते हैं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाते हैं। तो ये था कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, एक की फैक्टर्स है कि मतलब इसका जो है। अब हम लोग देखते हैं कि इसी पर क्वेश्चन जो हम करेंगे कि क्वेश्चन इसमें कौन कौन सा है ना। क्वेश्चन अगर पूछे कैसे जाते हैं, जैसे बीपीएससी में पूछे जाते हैं, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि हम कल का जो चैप्टर पढ़ाया था और आज का जो चैप्टर पढ़ाया, आज तो बस हमने रिवीजन करवाया, ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। इसी पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो होते हैं, क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। आप सबसे पहले क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या कहते हैं, एक होता है सोशलिज्म, है ना, समाजवाद। दूसरा होता है कैपिटलिज्म, है ना, समाजवाद, जिसको कि आर्थिक क्रियाएं जितनी भी होती है उस पर अगर गवर्नमेंट का ओनरशिप हो तो उसको हम लोग सोशलिज्म से जोड़ते हैं। और जिसपे कि ओनरशिप किसका हो, प्राइवेट के हाथों में हो, तो उसको हम लोग कैपिटलिज्म से जोड़ते हैं। और अगर दोनों हो तो उसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, ठीक है। तो कहते हैं कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो नेशनल इनकम में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो अर्थ बस यही है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का को एग्जिस्टेंस है, सह अस्तित्व है ना। यहाँ पे देखते हैं कि मुकेश अंबानी का भी कंपनी है, तो सेल भेल गेल जितने भी हैं वो भी कंपनियां हैं, यहाँ पे कोएग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे इसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी इकोनॉमी में ही देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के तात्पर्य है तो निजी और सार्वजनिक, यानी कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की विद्यमानता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखिएगा कि इसका की फैक्टर्स मैंने कल भी एक डिस्कस किया था कि समाजवाद होता है, एक हम लोग पूंजीवाद होता है, और एक तीसरा जो होता है गांधीवादी समाजवाद होता है। गांधीवादी समाजवाद में होता है कि जो एक निचले यानी कि कुटीर उद्योग और जो छोटे छोटे उद्योगों की यानी कि आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार की बात करता है, वो क्या है? गांधीवादी समाजवाद है। समाजवाद जिसका ओनरशिप यानी आर्थिक क्रियाओं पे टोटल जो ओनरशिप होते हैं, अगर गवर्नमेंट का है तो वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, ये सोशलिज्म है। और अगर पूरा अगर कहते हैं ओनरशिप अगर क्या किसके पास हो, प्राइवेट के पास हो, तो कैपिटलिज्म है। एक हम लोग देखिए सोशलिज्म, एक होता है कैपिटलिज्म, और एक होता है गांधीवादी सोशलिज्म। तो गांधीवादी सोशलिज्म भी हम लोग देखे जिसमें कि कुटीर उद्योग और छोटे छोटे स्वरोजगार की बात करता है, और मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करता है। तो इसके हम लोग गांधीवादी समाजवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसी तरह का ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इंडियन इकोनॉमिक्स जो है वो किस तरह की अर्थव्यवस्था है, यानी कौन सी पैटर्न फॉलो करता है, सोशलिज्म करता है, कैपिटलिज्म करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी करता है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी करता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में हम लोग कहते हैं कि सोशलिज्म और प्लस कैपिटलिज्म दोनों को एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। कैसे परिभाषित करते हैं? तो इसमें ऑप्शन भी दिया है कि एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। आप देखते हैं यहाँ खाद्य की कमी है, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, है ना? तो एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये तो कोई ऑप्शन ऐसे ही मतलब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। आप देखिए ये सही है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का बर्डन इतना ज्यादा है। और हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में जब पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में देखिएगा एक प्रक्षण बेरोजगारी होते हैं, है ना, जो छुपी हुई है अदृश्य बेरोजगारी कहलाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हम लोग सारे लोग काम पे लगे रहते हैं, है ना। मान लीजिए कि आपके पास 1 एकड़ जमीन है, इसमें आपके घर में अगर मान लीजिए 50 लोग हैं, 50 लोग पूरे के पूरे उसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो भी एक बेरोजगारी है ना। बहुत सारे टाइप के बेरोजगारी होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि ये बेरोजगारी जो यानी कि जो बेरोजगारी होता है इसमें कि अभी जो अर्थव्यवस्था है इसमें आधिक्य यानी कि जो श्रम आधिक्य जो क्या है, रोजगार वाली अर्थव्यवस्था के रूप में इसको परिभाषित करते हैं। क्योंकि हम लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ज्यादातर लोग लगे हुए हैं, है ना। मशीनरीज का उसमें कम उपयोग किया जाता है और श्रम बल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः क्या विशेषताएं होती है ना। तो देखिए अल्प विकसित होता है, एक विकासशील होता है, और एक विकसित होता है ना। अल्प विकसित होता है जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि निम्न जो पर कैपिटा इनकम होता है वो क्या होता है, एकदम लो लेवल पे होता है। दूसरा अगर हम लोग कहते हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज होता है, जीवन स्तर होता है, वो निम्न स्तर पे होता है। पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से करेंगे, है ना। हम लोग देखते हैं लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, जब हमारे पास पैसे आते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। जनसंख्या की वृद्धि ऊंची दर होती है। लोगों की सोच क्या होती है, सब फर्स्ट उसमें एजुकेशन फैक्टर भी मायने रखता है। तो उसमें क्या होता है कि जो जनसंख्या, लोग कहते हैं कि ज्यादा जनसंख्या होगी तो ज्यादा कमाई होगा, है ना। तो इस तरह की सोच होती है। दूसरा हम लोग कहते हैं बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर होता है। रोजगार तो होंगे लेकिन छोटा मोटा रोजगार होगा। सपोजिट मान लीजिए कि आप कहीं पे एक प्राइवेट कंपनी या कि एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका बढ़िया इनकम है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे लोग छोटे छोटे कंपनियों में काम करते हैं, या फिर 200 रुपया या 250 रुपया में काम कर देते हैं, पूरे दिन काम करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, रोजगार तो है लेकिन उसको अल्प रोजगार है, वो फिर भी बेरोजगारी है। क्योंकि अगर पूरे दिन काम करके अगर 200 रुपया मिलता है तो वो क्या है, वो भी एक बेरोजगारी है ना। पूंजी निर्माण की निम्न दर, पूंजी निर्माण तब होगा जब पूंजी होगा, है ना। जब पूंजी नहीं होगा तो, क्योंकि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में तो पूंजी होती ही नहीं है, तो पूंजी नहीं होती तो विकसित का विकास का किस चीज का होगा, विकास नहीं होगा। आय की विषमता आदि, आय की विषमता क्यों नहीं होती, जिनके पास होगी तो वो अच्छे खासे होंगे, और जिनके पास नहीं होगी वो बिल्कुल ही नीचे स्तर के होंगे।
क्योंकि यहाँ पर हम लोग कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था जाइएगा, जब हम लोग ये तो अल्प विकसित की बात करेंगे, जब विकासशील में जाइएगा यहाँ भी देखने को मिलता है, यहाँ पर एक मुकेश अंबानी भी है और यहाँ पर एक रामू जो है वो भी है। रामू, मैं ये इस पे मतलब बात नहीं करते, बस एक नाम मैं ले लिया हूँ। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई छोटू है, चाय पे दुकान का पर काम करने वाला लोग है, तो ये आर्थिक विषमता है। डेवलप्ड कंट्री में ये कम होता है, वहां भी होता है लेकिन ये कम होता है, क्योंकि वहां पे सभी लोग जो होते हैं ना, अगर एम्प्लॉयड है, अच्छे खासे कमा रहे हैं, तो ये कम देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहते हैं कि निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझता है कि भारत एक अल्प अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। देखिए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था भारत का नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय में ये था कि भारत का जो पर कैपिटा इनकम था वो बहुत ही लो था, जो दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो बहुत ही कम था। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो पांचवी अर्थव्यवस्था है, कुछ दिन के बाद हम लोग चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, है ना। मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी पर देखेंगे तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था है। तो ये तो पहले के क्वेश्चन है जो जिस समय की बात की जा रही थी, लेकिन अब ये नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से अब अगर पूछेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, अल्प विकसित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है। तो विकासशील देशों में हम लोग कहते हैं, विकासशील देशों में तो विकासशील कैसे, जो डेवलपिंग कंट्री है, कृषि मुख्य व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रक्षण बेरोजगारी है, प्रक्षण बेरोजगारी भी है इसमें। अभी मैंने बताया था प्रक्षण बेरोजगारी का एग्जांपल। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, अभी गुणवत्ता क्या है, हम ही लोग वो कहते हैं कि आपका अगर चाइना में देखेंगे तो चाइना में क्या होता है, आपको अगर इतना डिसिप्लिन है वहां पे कि अगर 9 to 5 अगर जॉब करवा रहा है तो उसका अच्छा खासा सैलरी भी दे रहा है। यहाँ 9 to 5 के जो इतना काम करवा लेंगे, स्किल उतना अच्छा है नहीं, तो वही जो एफिशिएंट लोग काम करेंगे वो 9 to 5 का जॉब वो हो सकता है कि 1 घंटा में कर दे। और यहाँ पे जो तेने स्किल डेवलप नहीं है तो वो हो सकता है कि 10 घंटा या 12 घंटा में करे। तो ये विकासशील अर्थव्यवस्था का जो है प्रतीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, किसमें की जा सकती है, तो अभी मैंने बताया था कि किसमें की जा सकती है, विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होता है, अभी भी देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर को ज्यादा जो है ना लोगों तक पहुंच प्राइमरी सेक्टर में ही होता है। दूसरा कहते हैं पूंजी निर्माण की निम्न दर, अभी भी निम्न दर ही है, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम एफडीआई लेके आ रहे हैं, एफआईआई लेके आते हैं, फॉरेन जो होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट लेते हैं। हम लोग पूरे की फैक्टर्स को अगर आगे हम लोग इसका डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी हम बस देखते जाएंगे। बेरोजगारी है, बेरोजगारी क्यों नहीं, हम लोग हर एक समय गवर्नमेंट को एक ही मुद्दा पर घेरते हैं कि भाई बेरोजगारी को दूर करो, है ना। निम्न प्रति व्यक्ति है, यानी पर कैपिटा इनकम अभी निम्न है, लेकिन उतना भी निम्न नहीं है कि हम अपना क्या कर सकते हैं, भरण पोषण नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। तो निचले वाले लोग भी अब जो होते हैं पर कैपिटा इनकम, जो अब पहले चलेगा तो तेंदुलकर कमेटी का रिपोर्ट था, उसमें जो है 25 रुपया 35 रुपया ऐसे करके एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। लेकिन अब वो मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। औद्योगिक पिछड़ापन, अभी भी देखते हैं कि हम लोग जब धान की कटाई या गेहूं की कटाई करते हैं तो वहां पे मशीन यूज ना करके क्या यूज करते हैं, हम लोग लोगों को यूज करते हैं ना। तो अभी भी जो है औद्योगिक पिछड़ापन है, तकनीकी पिछड़ापन है, ये सब सारे पिछड़ापन जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था वहां होती है जहां पर कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ कैपिटलिज्म को ज्यादा फॉलो किया जाता है। कैपिटलिज्म मतलब आप मान लीजिए कि आप अगर प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, इफिशियंसी बेस आपको जो है प्रमोशन दिए जाएंगे। और यही गवर्नमेंट सेक्टर में आप बात करेंगे तो वहां पर इफिशियंसी बेस नहीं, वहां पर एज बेस जो है आपको प्रमोशन दिए जाते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, अरे ठीक है कोई बात नहीं, काम करेंगे नहीं करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर जो सोशलिज्म को फॉलो करता है और प्राइवेट सेक्टर जो कैपिटलिज्म को फॉलो करता है, तो हमेशा जो होता है प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो वो कैपिटलिज्म में ही आ सकता है, सोशलिज्म में कभी नहीं आ सकता है। आयात पर निर्भरता, अब हम लोग पहले आयात पर थे, लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि मोदी जी का दूसरा पीरियड है तो हम लोग अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोग कहते हैं कि आर्मी इक्विपमेंट भी जो होते हैं हम लोग खुद से क्या करने लगे, अब एक्सपोर्ट करने लगे हैं, ब्रह्मोस बना के एक्सपोर्ट करते हैं, है ना।
तो राफेल हम लोग अभी भी इंपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारे चीज इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारे चीज एक्सपोर्ट करते हैं। निरक्षरता भाई अभी भी देखेंगे, सबसे आपका अच्छा एग्जाम्पल बिहार है। बिहार में निरक्षरता का दर तो भाई माशाल्लाह है। दूसरा हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्णित की जा सकती है, तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था में की जा सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? कृषि की प्रधानता है, उद्योग की प्रधानता नहीं है। उद्योग की प्रधानता यहाँ पे नहीं है। न्यून प्रति व्यक्ति है, सही है। बृहद बेरोजगारी है, ये सब देखा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है ना। निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था के नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों की, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी तक उसका दोहन पूर्ण रूप से नहीं होता है। अभी लिथियम का भंडार मिला है ना। तो इस तरह का हम लोग देखते हैं कि भंडार मिलते जा रहे हैं, उसका जैसे जैसे हम लोग दोहन करते जाएंगे उस तरह से हम लोग विकसित होते जाएंगे, है ना। आर्थिक जो कहते हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में देखते हैं कि दो चीज होता है। एक तो आर्थिक तत्व होते हैं जो हम लोग के इकोनॉमिकल एलिमेंट होते हैं, और दूसरा होता है जो नॉन इकोनॉमिक, अनार्थिक, जो नॉन इकोनॉमिकल एलिमेंट होते हैं, है ना। तो आपका जो मतलब विकास कैसे होगा, उसमें एक प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है वो मायने रखता है। श्रम शक्ति वो जनसंख्या, जनसंख्या सबसे ज्यादा मायने रखता है आपका मतलब विकास। अगर देखिए कि मतलब पर कैपिटा इनकम होता है, टोटल इनकम बट्टे टोटल पॉपुलेशन होता है, क्या होता है? टोटल इनकम अपॉन में टोटल, क्या कहते हैं, टोटल इनकम हम लोग कहते हैं ना, टोटल इनकम जो नेशनल इनकम होता है, अपॉन में पर टोटल पॉपुलेशन होता है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम जो पीसीआई है वो घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? तो जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होता है पर कैपिटा इनकम वहां पे लो होता है कि नहीं है? तो इसी तरह से जनसंख्या भी मायने रखता है। पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि हम लोग कहते हैं कैपिटल कितना, मतलब जो पूंजी है। हम लोग तो देखते हैं कि यहाँ पे इंडिया में जो होते हैं सब्सिडी पे ज्यादा जोर हम लोग देते हैं, है ना। बिहार सरकार या कोई भी गवर्नमेंट जितना सब्सिडी देता है, अगर उसी को कैपिटल फॉर्मेशन करे, यानी कि अगर हम लोग कहते हैं कि हर एक साल डीजल सब्सिडी देते हैं, हर एक साल आप जो होते हैं मतलब सूखे के लिए सब्सिडी देते हैं, हर एक साल आप बाढ़ के लिए सब्सिडी देते हैं, तो उस सब्सिडी को बंद कीजिए और उसके बदले में वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कीजिए वहां पे। तो कोई नहीं करता है भैया, कौन इतना दिमाग लगाए? आराम से सब्सिडी देते जाओ और देश की जो तो मतलब अर्थव्यवस्था को गर्त में धकेलते जाओ। तकनीकी हो तथा नवाचार होता है, टेक्नोलॉजी का भी जो तो मेन महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तो 5 एकड़ या 10 एकड़, मतलब साउथ इंडिया में आपको कटाई करनी है, आप 1 घंटे में काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे डेवलपमेंट ज्यादा है। और वहां पे हम लोग कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में तो भैया यहाँ पे देखते हैं कि अभी भी जो तो लोगों को आदमी से कटाई किया जाता है ना। संगठन, इंस्टीट्यूशंस भी मायने रखते हैं। अनार्थिक तत्वों में क्या होता है कि अनार्थिक में होता है सामाजिक घटक, सोशल जो एस्पेक्ट्स होते हैं। अभी हम लोग कहते हैं कि पहले के जमाने में कहते हैं कि हम समुद्र नहीं लांग सकते थे क्योंकि वो सामाजिक है। हम लोग समुद्र लांग लेते थे तो वो कहते हैं कि रिलीजियस जो होता है ना वो वेरिडिकेशन था। धार्मिक घटक, बहुत सारे धार्मिक जो लोग हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, विज्ञान पढ़ना ही नहीं चाहिए, है ना। जो मतलब विज्ञान पढ़ रहे हैं उनको मतलब जो तो ना पता नहीं क्या मिलेगा, है ना। तो राजनीतिक घटक है, पॉलिटिक्स। अब देखिए कोई गवर्नमेंट आता है, वो कहते हैं कि भैया हम लोग क्या करेंगे कि अपने देश में कोई चीज को बना के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। और दूसरा अगर कहते हैं कोई बात नहीं, हम राफेल कहीं और से मंगा लेंगे। कोई तो मतलब जो अन्य का इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट तब आप कीजिएगा जब आप खुद बनाइएगा। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट जब से है तब से क्या कह रहा है कि ये हम क्या करेंगे, किसी चीज का एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, यानी मैन्युफैक्चरिंग पर ये जोर ज्यादा दे रहा है। इसीलिए आज हम ब्रह्मोस बना के बेच रहे हैं, है ना। पहले हम लोग क्या था, हर एक चीज को खरीदते थे, यानी बंदूक होता था वो भी खरीदते थे, जो मिसाइल होता था वो भी खरीदते थे, सभी चीजों का करते आयात करते थे। आज हम करते एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। अंतरराष्ट्रीय घटक, अब अंतरराष्ट्रीय भी घटक होता है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स होता है, वो भी देखते हैं हम पे नजर रखता है ना। कि हम लोग अगर कोई न्यूक्लियर वेपन्स जो है अगर हम लोग टेस्ट करें तो वो क्या करता है, सैंक्शन लगा देते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि रसिया पे जो है बहुत सारे सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब जो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल, उसने क्या किया था कि मतलब बैन लगा दिया था कि इसका तेल कोई नहीं खरीद सकता है। भले वो बेचा सभी देशों की, इंडिया ही मेन जो होता है ना उसका मतलब क्या होता है, इंपोर्टर बना। और इंपोर्टर के साथ साथ यूरोपियन कंट्री के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी इंडिया ही बना। इंडिया एज ए मीडिएटर बना और सबसे अच्छा पैसे भी कमाया, है ना।
तो ये होते हैं वैज्ञानिक घटक। ये सब सारे जो होते हैं ना क्या कहते हैं, अनार्थिक तत्व है। और आर्थिक तत्व में प्राकृतिक संसाधन देखिए, श्रम शक्ति व जनसंख्या, लेबर जो एंड पॉपुलेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, टेक्निकल टेक्निक एंड क्या कहते हैं इनोवेशन देखे, कैपिटल फॉर्मेशन रेशियो देखे, इंस्टीट्यूशंस देखे, है ना। ये निम्न में से कौन आर्थिक सुधार के द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए का भाग नहीं है? तो न्याय प्रणाली में सुधार, ये न्याय प्रणाली का जो है ना गवर्नमेंट, ये इसमें आर्थिक परिदृश्य में कोई जो है ना इसका नहीं लेता है। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? किसका? व्यक्ति और राज्य दोनों का सुरक्षा करता है। क्योंकि हम लोग सोशलिज्म की बात करेंगे तो सोशलिज्म में क्या कहता है कि जो निचले तबके के लोग हैं उनको भी, यानी कि बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड, ये सब कार्ड जो होते हैं वो निचले तबके के लोगों को ऊपर उठाने में क्या करते हैं, योगदान देता है ना। तो ये इतने सारे क्वेश्चन हम लोग देखें। अब हम लोग नेशनल इनकम का क्वेश्चन अगर हम लोग ऐसे देखेंगे कि फर्स्ट तो यही कहता है कि राष्ट्रीय आय होता क्या है। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, और वो भी किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे होता है ना। तो कहता है कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना, राष्ट्रीय आय में से अगर हम लोग मूल्य ह्रास घटा देते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, अभी मैंने एग्जांपल भी बताया था उसका, आपका क्या बताया था, स्ट्रक्चर बताया था एनएनपीएफसी निकालने का। तो जीडीपी ये तो हम लोग कहते हैं कि बाजार कीमतों पर, यानी कि जीडीपी एमपी, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस में से अगर हम लोग क्या घटा देंगे, उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटा देंगे। तो पहले हम लोग जीडीपी एमपी और उसमें से घटा देंगे किसको? इनडायरेक्ट टैक्स को। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं उसको घटा देंगे। उसमें से घटा देंगे, क्या घटा देंगे? इनडायरेक्ट टैक्स घटा दिया, डेप्रिसिएशन घटा दिया, है ना। और इसमें सब्सिडी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, सब्सिडी को जोड़ देंगे। तो ये क्या कहते हैं? एनएनपीएफसी कहलाते हैं। एनएनपीएफसी को ही क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन को मैंने आपको समझा दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स भी समझा दिया, डेप्रिसिएशन भी समझा दिया, सब्सिडी भी समझा दिया कि सब्सिडी क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो राष्ट्रीय आय क्या कहलाता है? साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय आय, यानी कि हम लोग कहते हैं एनएनपी एफसी, एनएनपी और ये एफसी, फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट हम लोग कहते हैं कि जो हमें प्रोडक्शन में टोटल इन्वेस्ट लगता है, फैक्टर कॉस्ट, है ना। बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय है ना। शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या कहलाते हैं? एनएनपी। एनएनपी और किस पे कह रहा है कि बाजार की मूल्यों पर। तो बाजार मूल्यों पर, इसमें से मान लीजिए ये क्या कह रहा है राष्ट्र, इसमें से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, बाजार मूल्यों पर सकल एनएनपी एमपी कैसे निकालेंगे? तो पहले अगर हम लोग कहते हैं कि जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एमपी, और माइनस जो होते हैं ना क्या कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन को अगर हम लोग माइनस करेंगे, जीएनपी एमपी में से डिप्रिसिएशन को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी होता है। ठीक है, एनएनपी कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये तो क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन करके मैं बता चुका हूँ, है ना। एक है, एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय क्या, मतलब राष्ट्रीय आय टोटल क्या होता है, वाई अगर करेंगे तो इसमें दिया है कि क्या है, उपभोग जो है कंजम्पशंस है, प्लस इन्वेस्टमेंट है, प्लस गवर्नमेंट जो खर्चे हैं वो है, प्लस कुल निर्यात है, प्लस जो होता है ना क्या है, कुल आयात है। सबको हम लोग जोड़ देते हैं, ये क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है। क्या कहता है? राष्ट्रीय है, अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय वह है खुली अर्थव्यवस्था में। अब देखिए एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि ओपन मार्केट, ओपन मार्केट, और एक होता है क्लोज्ड मार्केट। इकोनॉमिक्स में देखते हैं क्लोज मार्केट से तात्पर्य हम खुद जो है ना क्या करेंगे, बनाएंगे और खुद कंज्यूम करेंगे, तो उसको क्लोज्ड मार्केट का कहते हैं। ओपन मार्केट कोई नहीं, बाजार डिपेंड करेगा कि हम कितना पे कोई सामान बेचेंगे और कोई सामान क्या करेंगे, खरीदेंगे। अब हम लोग कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी है क्या है? तो ये मैं बता चुका हूं कि मतलब जीएनपी क्या होता है, एनएनपी कहते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बेस ईयर कहते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है इसमें कि बेस ईयर क्या होता है।
तो बेस ईयर हम लोग कहते हैं, ये देखिए सबसे पहले इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन हर एक साल होता है कि नहीं होता है। अगर हम लोग इस पे निकालें कि जीडीपी का, तो जीडीपी मैंने बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है, गुड्स होता है और गुड्स प्लस सर्विसेज जो होते हैं, वो टोटल लास्ट जो है इसका प्रोडक्शन होता है, उसकी वैल्यू जो होती है उसको हम लोग जीडीपी में शामिल करते हैं, मार्केट प्राइस पे, है ना, मार्केट प्राइस पे। तो अगर ये निकालना होगा तो इन्फ्लेशन को भी देखना पड़ेगा। हर एक साल बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर हम लोग उतना ही वस्तु अगले वो साल अगर हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, फिर भी दिखाएगा कि हम 4% इंक्रीज कर रहे हैं, 6%, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी है। तो वो इन्फ्लेशन रेट जो होता है ना इफेक्ट ना करे, उसके लिए हम लोग बेस ईयर लेके चलते हैं। अभी बेस ईयर जो होता है ना कितना माना गया है, 2011 से लेके 2011-12 माना गया, यही बेस ईयर आज तक चल रहा है ना। फिर इसको बदला जाएगा, अभी नहीं बदला गया है ना। आर्थिक जो विकास है सामान्यतः युग्मित होता है, क्या तो स्फीति के साथ होता है। मैंने बताया था कि आर्थिक जो विकास होता है उसमें इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति भी होता है। मुद्रा से पहले आपका मैगी मिलता था 10 रुपया में, आज जो होता है ना मिल रहा है 14 में मिल रहा है या 15 में मिल रहा है। तो ये क्या है, 14-15 जो हो गया वो बेस ईयर कितना है, 10 है, 14-15 हो गया। तो अगर हम लोग कहते हैं इस पे अगर काउंट करेंगे तो हमारा जो होता है ना जीडीपी है, जीएनपी जो होता है ना वो क्या होगा, आगे ही दिखाएगा। तो हम क्या करते हैं, बेस ईयर इसको 10 ही मान के चलते हैं, और इस पे जो होता है ना हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्शन यानी कि जो रेट है वो हम लोग निकालते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ है ना। एक होता है एलपीजी। हम लोग 1991 में, है ना, एक एलपीजी मॉडल अपनाए थे। किसका सरकार था उसमें, जो है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। एल फॉर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, है, लिबरलाइजेशन। दूसरा जिसको प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हम अपनी जो बंद अर्थव्यवस्था था उसको हम लोग खोले थे, कब खोले थे, 1991 में, है ना। ग्लोबलाइजेशन मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को किसके पटल पे रखना, यानी कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था उसके पटल पे रखना, ग्लोबलाइजेशन हो गया। लिबरलाइजेशन यानी कि लिबरलाइजेशन मतलब कहते हैं कि पहले अगर रेड टेपिज्म जो हम लोग कहते हैं, लाल फीताशाही था, कि अगर आपको कोई भी अगर क्या करना पड़ेगा, कंपनी खोलना है तो उसके लिए पहले 15 लाइसेंस लेने पड़ते थे। तो इसको क्या कह रहा है कि लिबरलाइजेशन में इसको क्या कह रहा है, कम किया गया, यानी कि आपको अब देखेंगे सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया है कि आप जाइए एक जगह पे से क्लियरेंस लीजिए और उसके बाद आपको कोई भी नहीं लेना पड़ेगा। तो ये लिबरलाइजेशन होता है, धीरे धीरे इसका उदारीकरण होते गया। और प्राइवेटाइजेशन तो हम लोग जानते हैं, प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट कंपनियां यहाँ पे एफडीआई, एफआईआई, हर एक सेक्टर में आज जो है वो लगभग 75%, 74%, 20% मिनिमम, हम लोग कहते हैं इस तरह का क्या है कि प्राइवेटाइजेशन, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। प्राइवेट सेक्टर जहां भी इन्वॉल्वमेंट होगी वहां पर इफिशियंसी बेस जो होता है ना वो काम होगा, है ना। वहां पे देखते हैं कि एक हम लोग कहते हैं इफिशियंसी बेस के लिए एक मतलब क्या आदमी लगाए जाते हैं, और आदमी वो क्या करता है, वो यही देखता है कि 1 घंटे में अगर मान लीजिए कि 200 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, चला जाएगा भाई, 1 घंटे में हुआ है, और 5 घंटे के बाद आएगा वो देखेगा भैया कितना हो गया, 1000 हुआ कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो फिर डांटेगा, फटकारेगा। तो ये इफिशियंसी बेस्ड काम होते हैं, है ना, प्राइवेटाइजेशन में। नहीं तो फिर नहीं होते भैया। फिजिकल डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ये कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी जो पायनियर किसको कहा जाता है। तो उस समय में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, है ना। और जो गवर्नमेंट थी वो पीवी नरसिम्हा राव की थी। तो यानी अग्रदूत कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे, है ना। हम लोग नेक्स्ट कहते हैं कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है, प्रति व्यक्ति है। क्योंकि जब हम लोग कहते आज हमारे देश जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम हम सबसे नीचे है ना। क्योंकि हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। हम लोग फर्स्ट कहते हैं, फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हम लोग हैं, है ना। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में ही है। और भले हम चौथी अर्थ मतलब पांचवी अर्थव्यवस्था है, चौथी बन जाएंगे, लेकिन हमारा पर कैपिटा इनकम अभी भी कम ही है ना। तो हम लोग कहते हैं कि ये
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? पीसी महालनोबिस थे, है ना ये। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? VKRV राव ने किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहते हैं भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? तो कौन करता है? पहले कौन करता था? CSO करता था। आजकल कौन करता है? NSO करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, NSO, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार वर्ष है? वो उस समय में था, लेकिन आज 2011 से 2012 है। मैं अब लिख भी चुका हूँ, 2011 से 12 है ना। उस समय में 2004 से 5 था। पर कैपिटा इनकम में देखते हैं कि मतलब वृद्धि हो, ये सब करंट हम लोग लेके चलेंगे, अभी ये करंट नहीं है। निम्न में से कौन सा राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? वो है गोवा, 4 लाख के समथिंग है कि मतलब पर कैपिटा इनकम। और जब हम लोग बिहार की बात करते हैं तो वो 46,000 के आसपास आ जाता है ना। तो इस तरह से सर्वाधिक किसमें है? गोवा में है। बिहार का सबसे न्यूनतम है, 43,605 रुपये, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि जीडीपी का जो हम लोग कहते हैं कि स्टेट जो जीडीपी होते हैं, है ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कहते हैं, कि बिहार का पिछले वर्ष हम लोग देखे थे कि कहता है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मतलब रेट था, मतलब इंक्रीजिंग रेट था। तो अब आप लोग देखिए, जितना पिछले साल का टोटल वैल्यू था, नेक्स्ट ईयर का टोटल जो वैल्यू होता है उस पर परसेंटेज निकाले जाते हैं, है ना। तो अब मान लीजिए कोई पिछड़ा अर्थव्यवस्था है और उसमें जो है प्रोडक्शन के कारण से या किसी अन्य कारण से क्या हुआ कि वृद्धि हो गया, तो हो सकता है कि उससे वृद्धि हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टेट सबसे ज्यादा धनी हो गया, है ना। धनी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई वो पिछड़ा हुआ अर्थव्यवस्था है, और उसमें अब उसके बेस पे जो था ना प्रोडक्शन जो हुआ, या प्रोडक्शन की जो मतलब इंक्रीमेंट हुई है, यानी कि उसका जो बेस है, यानी कि वो जो स्टेट GST जो स्टेट यानी कि GSDP है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसके बेस पे हुआ है ना। तो इस तरह का ये सब क्वेश्चन था, और क्वेश्चन हम लोग किए हैं नेशनल इनकम का। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप देखिएगा और देख के हमें बताइए कि आपका कमेंट भी कीजिए कि आपको जो चीज रह गया हो उसको हम लोग क्या करें, करवाने की कोशिश करेंगे, है ना। और अगर कोई कमी हो तो बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी लीजिए, कर लीजिए, और साथ में दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आगे हम वीडियोस बनाते ही रहेंगे हर एक चीज के लिए, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो। आपको सारे चीज की वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।